हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश है, तंदुरुस्त है। तो इसी प्रकार खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आगे अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर होते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई दबाव सहन किए बगैर आप आगे हंसी खुशी से कहे बढ़ते जाएं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने मित्र मंडलों के सदस्यों को इजाफा करते हुए इसी प्रकार आप आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने जो जिंदगी है उसका अनुभव है वो साझा करें। किसी के साथ जो दोस्त है, मित्र है, परिवार है, उनके साथ साझा करें। किसी भी प्रकार का कोई है दबाव न बनाएं। कोई जो प्राचीन है कटु अनुभूतियां हैं, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, उनके बारे में न सोचें। प्राचीन जो किसी भी प्रकार का दबाव है, किसी भी प्रकार की बातें हैं, उनको भूलकर केवल आगे की ओर अग्रसर हों और अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, अपने जो हंसी खुशी के पल है उनको एंजॉय करें और क्या है बढ़ते जाएं। क्योंकि यह समय है, एक बार चला गया दोबारा नहीं आने वाला। समय बीत गया तो एक बार चला जाने के बाद क्या रिपीट नहीं होता। यह ऐसा समय है जो जिंदगी में एक ही बार आता है। प्रत्येक जो क्षण होते हैं वो एक ही बार आते हैं। सबसे अगर अच्छा समय है वो यही माना जाता है। मोस्ट पॉपुलर जो समय है अच्छा है जिंदगी का वो यही है। तो बगैर किसी का आजकल एक दो घटनाएं ऐसी सुनी हैं जिससे किसी दूसरे बच्चे ने क्या किसी पर दबाव बना दिया। दबाव में आने का क्या उसने कुछ गलत कदम उठा लिए जिससे परिवार वालों को कहे कुछ ऐश्वर्यजनक है घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा किसी प्रकार से न करें, किसी पर दबाव न बनाएं, आराम से रहें, अपनी इच्छा के अनुसार रहें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति है उसकी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, उसके अपने अधिकार है। वो जिस प्रकार रहना चाहिए उसे उसी प्रकार रहने दें। उस पर किसी भी प्रकार का किसी भी बात को लेकर दबाव न बनाएं जिससे वह दबाव में आकर कोई गलत कदम उठा ले। तो प्रत्येक व्यक्ति है जो समझाने वाला है उसको भी कह रहे हैं कि वो एक या दो बार उसको समझाए। जिसको समझा रहे हैं बाद में अगर लग रहा है कि वो आपकी बात नहीं माने किसी प्रकार का है तो उससे पीछे हट जाएं। उसे अपनी जिंदगी का अनुभव अपने अनुसार जीने दे। उसे जो स्वतंत्रताएं मिली है उसको अपने अनुसार क्या है उस निजी स्वतंत्रताओं का उपयोग करने दे और हंसी खुशी के साथ उसे आगे बढ़ने दे। तो एक बार कई बार कहते हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, सिर्फ एक या दो बार उनको समझाएं। ज्यादा दबाव बनाने से बच्चे आजकल गलत कदम उठा रहे हैं, तो ऐसा न होने दे। एक या दो बार आराम से समझाएं, ठीक है, माने तो ठीक है, नहीं तो उनको बता दें कि इसका परिणाम है ये होगा। तो आप ऐसा न करें। तो प्लीज प्रत्येक व्यक्ति की अलग स्वतंत्रताएं हैं, दबाव न बनाएं, हंसी खुशी के साथ उसे रहने दे और आगे बढ़ने दे। हम अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। इसमें हम पॉलिटिकल पढ़ रहे थे, भारत का संविधान है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल का सेशन लिया था लेकिन उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ी सी कुछ विपदा है इसके कारण क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आज भी थोड़ी कम आएगी, कल इसका जो समाधान है वो करेंगे। आज हम उसको फिर से रिपीट करते हैं। जो कल के सेशन में हमने पढ़ा था उसको फिर रिपीट करते हैं कि हमने किस किस के बारे में किस प्रकार चर्चा की थी। तो कल के लिए आपसे माफी मांगते हैं कि कल के सेशन में आवाज नहीं आई थी। आज के सेशन में थोड़ी क्लियरिटी थोड़ी सी कम आएगी। कल के सेशन में क्या है इसका समाधान किया जाएगा। तो हम भारत का संविधान है उसके भाग 5 पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा, 5 से 11 नागरिकता पढ़ा, 12 से 35 जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद 36 से 51 है नीति निर्देशक तत्व है वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद 52 से 151 केंद्र सरकार है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ 52 से लेकर 62 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। 63 से लेकर 69 तक हमने क्या है उपराष्ट्रपति कहा है। और 70 और 71 72 की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है और उसके विवेकाधिकार उनके बारे में हमने चर्चा की है। 74 में मंत्री परिषद बताया गया है और 75 में क्या भारत का एक प्रधानमंत्री होगा इसके बारे में हमने चर्चा की थी। 76 क्या कहता है महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के समकालीन के राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में क्या होगा महाअधिवक्ता होगा, इसके बारे में हमने क्या विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। 78 77 की अगर बात करते हैं तो संसद के द्वारा कार्यपालिका के जो क्षेत्राधिकार उनमें वृद्धि की जाएगी। 78 क्या है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं पर जाकर आता है तो राष्ट्रपति को सूचनाएं देगा, उनके बारे में बताएगा। इसके बाद हम उसके आगे बढ़ रहे हैं कि जो 79 है और क्या होगी भारत की संसद होगी, यानी जो क्या है विधायिका है या व्यवस्थापिका है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल के सेशन में बताया था लेकिन उसमें आवाज क्लियर नहीं होने के कारण आज फिर हम रिपीट करते हैं कि विधायिका है क्या होगी विधायिका होगी। इसकी अगर चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 79 से लेकर 123 है। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक क्या है भारत की एक व्यवस्थापिका होगी या क्या होगी विधायिका होगी, इसके बारे में वर्णन किया गया है। व्यवस्था
एक तो कौन सी कहलाती है, व्यवस्थापिका है या इसे विधायिका कहा जाएगा। तो इसके बारे में क्या है, वर्णन विस्तृत हम जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो संसद है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है भारत की एक संसद होगी, भारत की क्या होगी, एक संसद होगी। हाल ही में मैंने बताया था कि क्या इंडिया का नाम भारत होने वाला है। तो अभी G20 का समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें मोदी जी का जो जहां पर बैठे थे मोदी जी, उनकी नंबर प्लेट क्या भारत लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है। तो ये पूरा मामला जा रहा है कि भारत का, इंडिया का जो नाम है वो भारत हो रहा है। एक हाल ही में चर्चा में और भी आ रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जो क्षेत्र है वो भारत में मिलाने के लिए क्या है, प्रयास किए जा रहे हैं। जो पीओके के जो मूल निवासी जहां वो रहते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। लगभग 40 लाख की जनसंख्या यहाँ पर है, तो वो क्या कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं। G20 के बाद और चंद्रयान भेजा गया था, सूर्ययान भेजने के बाद ये लोग भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है हम भारत में मिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चुनाव होंगे, सर्वसम्मति से चुनाव करवाए जाएंगे, उस चुनाव के आधार पर देखा जाएगा कि भारत में मिलना चाह रहे हैं, कहीं और जाना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में, तो हाल ही में क्या है, चर्चा में ये विषय रहा है। तो हो सकता है 2024 के जब चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले ये क्या है, भारत का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपको पता होगा ये क्षेत्र है। प्राचीन समय की रियासतों की बात करते हैं तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या अपने आप स्वतंत्र रहना मंजूर किया था कि मैं स्वतंत्र हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाना चाह रहा हूँ, न मैं भारत में जाना चाह रहा हूँ। लेकिन सगर प्रयासों के अनुसार क्या है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या है, हमला किया और भारत में इन्होंने फोन किया था। भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको क्या है, जो वहां के जो राजा थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, लद्दाख और उस राष्ट्र को क्षेत्र है, उसके अध्यक्ष ने फोन किया था भारत के राष्ट्राध्यक्ष को कि हम क्या भारत में मिलना चाह रहे हैं। लेकिन उधर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो पाकिस्तान ने हमला करने के बाद ये क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र है, ये पाकिस्तान में मिला लिया गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं हम केवल और केवल भारत में मिलना चाहते हैं। तो इसके ऊपर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा का विषय अभी 2-3 से इसके बारे में चर्चाएं हो रही है कि क्या जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पूर्ण रूप से भारत अधिकृत करेगा। तो हाँ, मोस्टली 99% चांस है कि 2024 के चुनाव से पहले जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके है, जो भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसके ऊपर विशेष सेशन रखेंगे, 1 या 2 दिन में पूरी डिटेल आ जाए। इसके बाद में क्या इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो भारत में मिलना क्यों चाह रहे हैं, क्या इसके लिए फिर से युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के माध्यम से मिलाया जाएगा। लेकिन हाल ही में चर्चा हो रही है कि यह बिना संघर्ष के किसी भी प्रकार का दबाव बने बगैर है भारत में मिलना चाह रही है। क्योंकि सामान्य है जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत क्या, जनता की वोटिंग होती है। अगर वो जनता भारत के लिए दोनों प्रकार से, पाकिस्तान और भारत दोनों का हिस्सा, इसमें क्या है, दोनों के राष्ट्राध्यक्षों में चुनाव करवाए जाएंगे। अगर उन्होंने वोटिंग भारत के पक्ष में दी तो भारत में इसे मिला दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान में जाना चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये जाना नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान में क्या महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसी प्रकार की शिक्षा नहीं है, कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है, इसलिए वो क्या है, भारत में मिलना चाह रहे। तो इसके बारे में देखें क्या होता है, इसके बारे में क्या चर्चाएं होती है, आगे क्या है, एक विशेष से समझेंगे, 1 या 2 दिन में संपूर्ण डिटेल आ जाए, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं भारत की संसद की। 79 से लेकर 123 क्या कहता है, भारत की एक व्यवस्थापिका होगी या इसे विधायिका कहा जाएगा। या तो इसे क्या कहा जाएगा, व्यवस्थापिका, या इसे क्या विधायिका के नाम से जाना जाएगा। जहां विधेयक पेश होते हैं उसे विधायिका, व्यवस्थापिका अरेंजमेंट ऑफ रूल्स है, ठीक है, नियमों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया जाता है, उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। जो भारत के संपूर्ण जो भारत है, राष्ट्र है, उसकी नियम जहां बनाए जाते हैं उसे संसद कहा जाता है। राज्यों की अगर बात करते हैं तो वहां विधानसभा कहा जाएगा। विधानसभा विधानमंडल होता है, उसमें क्या नियम लिखे जाते हैं और उनको क्या है, विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बात करते हैं 79 क्या होगी, भारत की एक संसद होगी। भारत की क्या होगी, एक संसद होगी। अब हम बात करते हैं कि ये संसद है, ये एक प्रकार की एक भवन में निर्माणाधीन होगा, एक भवन होगा, इसमें बैठेगी। संसद की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 चीजों से बनती है। संसद की अगर बात करते हैं तो इसमें कितने होंगे, अंक की अगर बात करते हैं तो इसमें एक तो लोकसभा होगी, दूसरी इसमें क्या है, राज्यसभा होगी, और तीसरी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति होंगे। तो जो भारत की संसद है वो कितने अंगों से मिलकर बनी होगी, भारत की संसद है कितने अंगों से मिलकर बनी होगी। तो नंबर 1 तो क्या है, लोकसभा होगी, नंबर 2 राष्ट्रपति होगा, और नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो भारत का राज्यसभा होगी। अनुच्छेद
लोकसभा की बात करते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 81 में रिप्रेजेंट करता है कि भारत की एक लोकसभा होगी। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, भारत की एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो उसमें भारत की क्या होगी, संसद कहलाएगी। संसद के अंक की बात करता है तो कितने होंगे, 3 होंगे। लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। और संसद की अगर वो भाग की बात करता है कि संसद के भाग होते हैं तो संसद के 2 भाग रखे जाते हैं। एक क्या होती है, लोकसभा होती है और दूसरी कौन सी होती है, राज्यसभा होती है। इस प्रकार भारत की संसद का क्या है, निर्माण होता है। अब जो संसद भवन बनाया गया है, जो बिल्डिंग बनाई गई है, प्राचीन की बात करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका निर्माण कब किया गया था और इसका क्या उद्घाटन कब किया गया था, इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे और इसके सत्र कितने रखे जाते हैं। फिर अब नवीन बनाया गया हाल ही में 2022 की बात करते हैं, 23 में इसका उद्घाटन हुआ है। 2023 में मई 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इससे पहले प्राचीन जो हमारी संसद है उसके बारे में देखते हैं कि संसद जो भवन है इसका जो निर्माण कार्य है, भारत की संसद है, इसका निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1921 में भारत की संसद का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। ये क्या है, भारत की संसद है। इस तरह बना लेते हैं कोई डायग्राम। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं कि भारत की संसद भवन है, एक बिल्डिंग है, इसका जो निर्माण कार्य, भारत की संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में प्रारंभ हुआ। 1921 में भारत की जो संसद है उसकी बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किया गया था कि भारत की क्या संसद है उसका नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी, 1921 में इसकी जो क्या है नींव रखी गई थी। ठीक है, और इसके उद्घाटन की अगर बात करते हैं, दूसरा लिखते हैं भारत की संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वॉइसराय, पहले वाइसराय थे, तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, कौन से थे, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। अगर हम बात करते हैं कि भारत की संसद भवन का जो उद्घाटन है 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या इसका उद्घाटन था वो किया गया था। अब हम बात करते हैं कि यह संविधान के कौन से भाग में वर्णित है और कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, इसके बारे में देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तो संसद संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 में वर्णित है। 79 क्या कहता है कि भारत की क्या है एक संसद होगी। ये कौन सा आता है, भाग कौन सा है हमारा 5 है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन सा आता है 79 क्या कहता है कि भारत की एक संसद होगी। भारत की क्या होगी, एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या है मिलकर बनी होगी। लोकसभा है, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति से मिलकर होगी। अब हमने पढ़ा था कि विदेशी स्रोतों में हमने कहां से लिया था, तो हमने संसदात्मक शासन प्रणाली थी ब्रिटेन से ली थी। एक खरीनावता है संसदात्मक प्रणाली यही हमने कहां से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। इसलिए ब्रिटेन की भूमि को शासकों की जननी कहा जाता है। इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट 4, ब्रिटेन की भूमि को सांसदों या प्रधानमंत्रियों की जननी कहा जाता है। प्रधानमंत्रियों की जननी कहा जाता है। तो इसे ब्रिटेन की जो भूमि है उसे प्रधानमंत्री या
सांसदों की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से क्या सर्वप्रथम जो संसद का 18 क्षेत्र में हमने देखा था, लघु संसद का निर्माण कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। इसके बाद द्विसदन बनाए गए थे। 1919 का जो नियम था, इसमें द्विसदन लोकसभा है, राज्यसभा, उनका प्रतिनिधित्व किया गया था। पहले कहाँ थे, प्रतिनिधि स्थल हुआ करते, जनप्रतिनिधि स्थल है, उनमें क्या है, बाद में राज्यसभा और लोकसभा का नाम रखा गया था। तो इसलिए ब्रिटेन की भूमि को सांसदों या प्रधानमंत्रियों की जननी कहा जाता है। तो ब्रिटेन की भूमि को सांसदों या प्रधानमंत्री की जननी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने सर्वप्रथम यहीं से क्या है जो थे उसका परिणाम सांसदों को कौन से थे, संसदात्मक सानी प्रणाली ली थी। इसके वास्तुकार की अगर बात करते हैं तो वास्तुकार है, कोई संसद बनाया है उसका ब्लूप्रिंट किसी ने तैयार किया होगा, तो उसके वास्तुकार की बात करते हैं तो सर एडविन लुटियंस है और सर हर्बर्ट बेकर है, इसके वास्तुकार है। तो लिखेंगे वास्तुकार दो थे, एक क्या था मुख्य वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस है, सर एडविन क्या है, लुटियंस है। और दूसरे इसके सहायक वास्तुकार की अगर बात करते हैं तो सहायक वास्तुकार कौन से है, सर हर्बर्ट बेकर है, सर हर्बर्ट क्या है, बेकर है। इन दो वास्तुकारों के द्वारा क्या है भारत की जो प्राचीन संसद है उसका निर्माण किया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें 776 क्या है सांसद है जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा से इसमें वर्तमान की अगर हम बात करते हैं 545 कैंडिडेट है, और राज्यसभा की बात करते हैं 245 जो सदस्य इसमें आते चुनकर आते हैं। इस प्रकार है संसद में दोनों सदनों के क्या है लोग इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों की संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इसमें छठा पॉइंट लिखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जगह की गई है, तो दोनों के रूप में संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है यहाँ पर बुलाई जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी क्या थी, प्राचीन है, पहले वाली संसद है उसके बारे में डिटेल थी कि किस प्रकार इसका निर्माण किया गया था, और इसमें क्या है कि किस प्रकार सांसद है उनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो रखा गया है, उसका क्या है प्रावधान था वो रखा गया था। तो प्राचीन जो संसद है ये पुरानी होगी है, काफी 1927 में इसका निर्माण किया गया था। तो आधुनिक समय में क्या है ज्यादा भूकंप भी आते हैं और ज्यादा क्या है विभिन्न प्रकार की आपदाएं भी आती है। तो इन आपदाओं से बचने के लिए हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें भूकंप रहित नए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो इसमें तकनीकी भी क्या है तकनीकी का भी उपयोग किया गया है। इसलिए हाल ही में क्या नई संसद भवन है उसका जो निर्माण है वो किया गया है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि संसद भवन के स्तर कितने हैं, संसद के क्या है संसद के स्तर कितने रखे जाएंगे। हमने वैसे तो क्या विशेष स्तर के बारे में चर्चा की थी कि 85 आर्टिकल और 85(2) के क्या कहता है कि भारतीय संसद है वो विशेष स्तर का आयोजन कर सकती है, जो हाल ही में 18 से 22 सितंबर के रूप में रखा जाएगा। विशेष स्तर है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो संसद के स्तर की बात करते हैं, संसद के स्तर है, भारतीय संसद है जहाँ नियम बनते हैं, तो इसके कितने स्तर होंगे, इसके 3 स्तर रखे जाते हैं। स्तर कितने हैं 3, यानी सेशन कितने प्रकार से मीटिंग होगी उसके बारे में है। तो ये तो कौन सा होता है बजट स्तर है। दूसरा ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन स्तर है। तीसरा शीतकालीन स्तर है, शीतकालीन स्तर है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब से कब तक होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी से लेकर के मई तक होता है। ये 4 माह का होता है। कितने का होता है 4 माह का। फरवरी से लेकर मई तक बजट स्तर रखा जाता है। 1 फरवरी को भारत की तरफ से क्या है जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से यह क्या है प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा ग्रीष्मकालीन स्तर है जो कौन सा होता है जुलाई अगस्त सितंबर है, जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलता है। दूसरा स्तर कौन सा होता है ग्रीष्मकालीन है जो जुलाई से लेकर के सितंबर तक है, जुलाई अगस्त सितंबर है, 3 माह का होता है। ये कितने का होता है 3 माह का होता है। और तीसरी अगर बात करते हैं शीतकालीन स्तर है तो ये कौन सा होता है अक्टूबर, ये कौन सा होता है अक्टूबर का अवकाश रहता है, नवंबर व दिसंबर का होता है, यानी कितने माह का होता है 2 माह का होता है। कितने माह का होता है
2 माह का बजट स्तर की बात करते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और क्या जून का अवकाश है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का अवकाश है, नवंबर और दिसंबर है। इस प्रकार 4-1, 3-1 और 2-1 इस प्रकार संसद का स्तर है बुलाया जाता है। इसमें पीसीएस का जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें रोटेशन प्रणाली के द्वारा पूछा जाता है कि संसद के स्तर की अवधि बताइए। तो 4-1, 3-1 और 2-1 है, ये संसद के स्तर की क्या है अवधि बताई गई। कौन सा आता है 4-1, 3-1 और क्या है 2-1 है। इस प्रकार है हमारी संसद है उसकी जो सत्र है वो बुलाए जाते हैं। हाल ही में विशेष स्तर बुलाया जा रहा है, किसी कारणवश से क्या कोई जरूरी होती है तो एक विशेष प्रकार के स्तर का भी आयोजन किया जाता है जिसे विशेष स्तर कहा जाता है। इसमें मुख्य चीजों मुख्य बात को लेकर चर्चा की जाती है, तो हाल ही में बुलाया जा रहा है उसके ऊपर देखते हैं क्या परिचर्चा होती है। ये तो हमारा कौन सा था प्राचीन हमारा संसद था, प्राचीन संसद भवन है उसके बारे में ये चर्चा थी। अब हाल ही में क्या नया संसद भवन का निर्माण किया गया है, ठीक है, उसके बारे में क्या हम चर्चा करते हैं। तो नया संसद भवन कौन सा है, बिल्डिंग बनाई गई, नया संसद भवन है, नया क्या है संसद भवन है। 2019 में भारत सरकार की ओर से एक विधेयक सदन में पेश किया गया, एक विधेयक सदन में यानी लोकसभा में सदन में पेश किया गया कि हम भारत की नई संसद भवन का निर्माण भारत के नए संसद भवन का निर्माण करेंगे, नए संसद भवन का क्या करेंगे निर्माण करेंगे। तो 2019 में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था। काफी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई रखी थी कि क्यों आप दोबारा पैसे खर्च रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास संसद भवन है। लेकिन इन विधेयकों को इस विधेयक के माध्यम से क्या बीजेपी सरकार ने कहा कि हम तो क्या बनाएंगे, क्योंकि इनका बहुमत था 2/3 बहुमत से क्या ये विधेयक पारित कर लिया गया। दोनों सदनों से क्या 2/3 बहुमत से ये विधेयक है, भारत सरकार थी बीजेपी की सरकार थी उनके द्वारा ये विधेयक है पारित कर दिया और उन्होंने कहा तो हम क्या भारतीय संसद है बनाएंगे हैं। ये अगर बात करते हैं तो ये केंद्रीय पुनर्वास योजना के तहत बनाया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें क्या केंद्रीय पुनर्वास योजना के तहत इसका निर्माण पूछ लिया जाता है। केंद्रीय पुनर्वास योजना के तहत, केंद्रीय पुनर्वास योजना के तहत संसद भवन का निर्माण किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये प्राचीन बिल्डिंग क्या होगी पुरानी होगी है तो हम इसका पुनर्वास कर लें। कौन सा केंद्रीय पुनर्वास योजना है, इनके द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसमें क्या क्या था केंद्रीय पुनर्वास योजना है, यानी इसमें क्या है जो पुरानी बिल्डिंग है उनको नई बिल्डिंग में स्थानांतरित किया जाएगा। कई बिल्डिंग और भी है, कई मंत्रालय और भी है, उनको भी क्या है नई जो बिल्डिंग है उसमें स्थानांतरित करने के लिए ये योजना लाई गई थी। ये कौन से प्रोजेक्ट है, विस्टा एक प्रोजेक्ट आया था उसके तहत क्या है इन बिल्डिंग का क्या है निर्माण किया गया था। ठीक है, इस बिल्डिंग का जो निर्माण है विस्टा के तहत क्या है निर्माण किया गया था। ठीक है, नया संसद भवन के लिए विधेयक कब लाया गया था 2019 में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थोड़ा बहुत इसको रोक लगा रखी थी, लेकिन 10 दिसंबर 2020 को 10 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की नींव रखी गई। इसमें अन्य मंत्री भी शामिल थे, अन्य मंत्री भी यहाँ पर आए हुए थे। तो इनके द्वारा 10 दिसंबर 2020 को है इसकी जो नींव है वो रखी गई, इसकी क्या है नींव रखी गई थी। इसकी अगर बात करते हैं वास्तुकार कौन से थे, इसके वास्तुकार की अगर बात करते हैं, इसके वास्तुकार कौन से थे विमल पटेल है वो इसके क्या थे वास्तुकार। ठीक है,
विमल पटेल है वो भारत की नई संसद भवन के क्या है वास्तुकार यानी ब्लू प्रिंट इनके द्वारा क्या है तैयार किया गया है। ये अहमदाबाद की एचसीपी एक कंपनी है उसमें कार्य कर रहे हैं। तो इनके द्वारा भारत की जो है इसका संसद भवन है उसका जो ब्लू प्रिंट है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तैयार किया गया। इस बिल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसका अगर बात करते हैं बिल्डिंग है कितने वर्षों तक यह रहेगी, इस समय 150 वर्ष की इसके अवधि है। यह नई बिल्डिंग जो बनाई गई है 150 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई भूकंप है किसी प्रकार से जर्जर नहीं होगी। इसकी अवधि कितनी है 150 वर्ष है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं ठेका किसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, ये भारत की जो नई संसद है ये पुरानी संसद के क्या थोड़ी से दूर पर है, थोड़ी पुरानी क्या यहाँ पुरानी संसद है इसके थोड़ी दूर पर कौन सी नई संसद बनाई के बीच में केंद्रीय कौन सा था विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। इसकी अवधि की अगर बात करते हैं तो इसकी अवधि है वो कितनी लिखी गई है 150 वर्ष है। ठीक है, 150 वर्ष से तो पूछ लिया जाता है कौन से प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सितंबर 2019 में भारत की नई संसद के लिए क्या है प्रस्ताव पेश किया गया। तो 2020 में पारित हुआ और 10 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या इसका जो नियम है वो रखी गई। इसके वास्तुकार की अगर बात करते हैं तो विमल पाटिल है जो अहमदाबाद के एचसीबी कंपनी में कार्यरत है। इसलिए अगर ठेके की बात करते हैं इसका जो ठेका है वो कौन सी आती है टाटा कंपनी के द्वारा इसका ठेका 862 करोड़ में दिया गया कि हम इसका क्या निर्माण है वो करेंगे कितने में 862 करोड़ रुपए में करेंगे। तो कौन सा आता है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा टाटा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद का निर्माण 862 करोड़ रुपए में किया गया। ठीक है, कितने हैं 862 है 862 करोड़ में है नई संसद का निर्माण है टाटा प्रोजेक्ट है। टाटा कंपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी की अगर बात करते हैं तो कौन सा टाटा कंपनी है टाटा समूह है। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम भारत की जो नई संसद है उसका निर्माण करेंगे। इसमें लगभग 862 करोड़ रुपए में क्या दोनों भारत की सरकार है और टाटा कंपनी के बीच में डील हुई कि 862 करोड़ रुपए लेंगे, 862 करोड़ रुपए का आप हमें ठेका दीजिए, हम आपकी बिल्डिंग तैयार करेंगे। इसमें आधुनिक उपकरण सहित क्या आपको जिस प्रकार आप कह रहे हैं उसी प्रकार हम इसका निर्माण कर देंगे। तो टाटा प्रोजेक्ट समूह के द्वारा इसका क्या निर्माण है वो किया गया है। भारत की संसद का निर्माण वो क्या है किया गया है। इसके उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं कि नया संसद भवन है उसका उद्घाटन है सभी को पता है अभी 28 मई को है। 13 मई को एक विशेष दिन था, उस दिन क्या सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। इसके बाद 13 मई को लाना था लेकिन 13 मई को क्या है बहुत ही खतरनाक दिन था तो उसमें ये नहीं ला पाए थे। इसके बाद में क्या 28 जो मई है उस दिन क्या ये प्रस्तुत किया गया था। उद्घाटन की अगर बात करते हैं उद्घाटन है ठीक है, तो उद्घाटन की अगर बात करते हैं 13 मई को एक विशेष दिन चुना गया था। ठीक है, किसी के लिए खुशी का था किसी के लिए दुख का दिन था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन करना था 13 मई को। लेकिन किसी कारणवश के पार्टियों में मतभेद हो जाने पर किसी प्रकार का दबाव हो जाने पर क्या है बहुत ही खतरनाक विधायकों और उनको क्या रात को नींद नहीं आई थी। इस दिन 13 मई को बात करते हैं तो बेचारे रात को इधर उधर भटक रहे थे। कोई विपदा कोई कारण हो गया था मंत्रिमंडल उसके बारे में चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन 13 मई का उद्घाटन है वो रोक दिया गया था। इसके बाद इसका जो उद्घाटन है 28 मई को किया गया। उद्घाटन है 28 मई 2023 को जो भारत की ये संसद है उसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। कौन से थे पीएम है उन्हें उद्घाटन किया। वैसे तो बात करते हैं कि भारत की जो संसद है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अब की बार सारा उल्टा चल रहा है। भारत की अब की बार जो संसद है उसका उद्घाटन क्या है पीएम के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 13 मई को इसी बात को लेकर शायद बहस होगी कि पीएम करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे, इसलिए क्या दबाव में रहते हैं और इधर उधर बढ़ते रहते हैं। दो चार दिन भटके, कितने दिन भटके आदमी, ठीक है 2-4 दिन भटके। जब सामने से क्या है विपक्ष के द्वारा कोई तर्क न दिया जाए, ठीक है किसी प्रकार की समझाया न जाए बताया न जाए तो क्या कर सकता है। ठीक है, एक टाइम आता है, एक परिपूर्ण परिस्थिति होती है, उसके अनुसार क्या है विपक्षी पार्टी के द्वारा समझौता किया गया। फिर 28 मई है 2023 को पीएम के द्वारा क्या है इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। नया जो संसद भवन है उसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो मेहमान आए थे उनके द्वारा क्या है इसमें हिस्सा लिया गया, पार्टिसिपेट किया गया था। भारत के सभी कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने क्या इसमें पार्टिसिपेट किया था। विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर आए थे। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है प्लॉट नंबर 8 है, नई संसद गोकुल नगर में है। ठीक है, जब दिल्ली जाते हैं तो कौन से आते हैं नई संसद जहाँ बनी है गोकुल नगर में है। उसकी
पुरानी जो संसद बनी है वहीं पर क्या उसके केंद्र विष्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद बनाई गई है, जो प्लॉट नंबर 8 में गोकुल नगर में बनाई गई है। गोकुल नगर में क्या है बनाई गई है। इसके क्या है 3 द्वार रखे गए, ठीक है, इसके क्या है 3 द्वार है। नया संसद भवन के मुख्य द्वार की बात करते हैं तो मुख्य द्वार कितने हैं? मुख्य द्वार 3 है। ज्ञान द्वार है, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कौन सा है? कर्म द्वार है, कर्म द्वार है, ठीक है। कर्म का सभी को पता है, जब कर्म की लाठी पड़ती है तो बड़े बड़े के अपने जो प्राचीन चापलूसी है, कटु अनुभूतियां, किसी प्रकार का जो है उनके ऊपर जब कर्म की लाठी पड़ती है तो भगवान के को अपने अनुसार चलाता है। कहीं किसी पर पड़ती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है, किसी पर कभी पड़ती है, किसी पर क्या है कभी पड़ती है। ज्यादा चालाक और चापलूस होते हैं उनके ऊपर क्या कर्म की लाठी पड़ती है। तो इसी धातु इनको का नाम रखा गया ज्ञान द्वार है, यानी जो विधायक सांसद होंगे वो ज्ञान वाले होंगे। शक्ति द्वार है, विधायकों सांसदों की शक्तियां होती है। और कर्म द्वार है, यानी कर्म के अनुसार हम कार्य करेंगे। अगर कर्म के अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे तो भगवान की लाठी पड़ेगी और क्या हमें अपना जो वास्तविकता है उसका पता लगाएगी। इस प्रकार जो नया संसद भवन है उसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की अगर बात करते हैं तो प्राचीन में लोकसभा यहाँ थी, राज्यसभा यहाँ थी, ठीक है। यू आकार का शेप था, इधर क्या है छोटे इस प्रकार सीटें बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन नए संसद भवन की बात करते हैं तो इसमें क्या है सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है और इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें किया गया? संयुक्त अधिवेशन है, यानी दोनों की संयुक्त बैठक है वो किसमें बैठी जाएगी? लोकसभा में है। प्राचीन संसद भवन था, पुराना वाला संसद भवन था, उसमें जो संयुक्त बैठक का प्रावधान था वो किसमें रखा गया था? दोनों के बीच में एक जगह बनाई गई थी जहां बाहर रखा गया था। लेकिन नए संसद भवन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा है, उसमें संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा और कहीं नहीं किया जाएगा। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाएगी तो लोकसभा में बुलाई जाएगी, वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। पुरानी जो संसद थी उसमें बैठक सीटें कम थी, लेकिन नए संसद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा में 888 सीटिंग अरेंजमेंट की गई है और राज्यसभा की अगर बात करते हैं 386 से 386 सीटों का जो क्या है विवरण दिया गया है, यानी राज्यसभा में 386 सीटें होगी। क्योंकि अभी पता है आपको 2026 में परिसीमन आयोग लागू होगा। परिसीमन के अनुसार से लोकसभा व राज्यसभा की सीटों का विस्तारण है वो किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सीटें बढ़ाई जाएगी। हाल ही में जो 552 सीटें रखी गई है, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत की मुख्य सीटें 545 ही हैं। बाकी जो सीटें हैं यानी 7 सीटें हैं वो क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। उनको रखा गया है कि जब कभी भारत में ये शामिल होगा तो इन सीटों पर क्या है चुनाव लड़कर कैंडिडेट आएंगे। तो हाल ही में चर्चा हो रही है कि पीओके भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। जल्द ही पीओके है वो भारत का एक विशेष क्षेत्र माना जाएगा। इसके ऊपर बहस हो रही है तो विशेष चर्चा में बताएंगे। तो सीटें कितनी है? 552 रखी गई है। लेकिन परिसीमन जब लागू होगा 86 में कौन सा था? अभी परिसीमन लागू 86 में जो परिसीमन लागू होगा अभी 2026 में होगा। इसमें भारत की जो है सीटें हैं उनका विस्तार किया जाएगा। जो लोकसभा की 888 कर दी जाएगी और राज्यसभा की 386 सीटें हैं वो कर दी जाएगी। तो इस प्रकार दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसमें 1224 कैंडिडेट हिस्सा लेंगे। इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। पुराने संसद भवन था वो थोड़ा पुराना हो गया है, बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, भूकंप आते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उस बिल्डिंग के ज्यादा वो झेलने वाली नहीं थी। तो इसलिए क्या है भारत सरकार के द्वारा इस नई बिल्डिंग का क्या है निर्माण किया गया है कि नई बिल्डिंग होगी। इसमें सारे जो क्या उपकरण है नए लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार के भूकंप है या प्राकृतिक आपदा आती है तो इससे ये बिल्डिंग बची रहेगी। और इसमें क्या है 4 मंत्रिमंडलों के लिए मुख्य कक्ष भी बनाए गए। मुख्य मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के आवास के पास, वहीं पीएम जो कार्यालय बनाया गया उसके पास में रहेंगे, जिससे कहीं दूर नहीं भागना पड़े। तुरंत किसी मुद्दे पर क्या है कार्रवाई करनी हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। हाल ही में चर्चा में यह भी बात रही कि प्रधानमंत्री के जो मुख्य मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, सचिवालय, अलग अलग मंत्रिमंडल है, उनकी जो मंत्रिमंडल है वो हाल ही में भी क्या है प्राइवेट जो क्या है अगर प्राइवेट लेते हैं कमरे, जिस प्रकार के प्राइवेट बिल्डिंग उन्होंने क्या है ले रखी है, किराए पर बिल्डिंग ले रखी है, उनमें चलते हैं तो उनका 27 से 28 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या किराया दिया जा रहा है। इसलिए उस किराए से बचने के लिए क्या नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जिससे जो प्राचीन है वो मंत्रिमंडल है वो 27-28 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से अन्य जगह पर किराए पर चल रहे हैं, उनको वहां से हटा करके पुरानी संसद है उसमें लाया जाएगा, वहां पर वो अपना कार्य विस्तारण करेंगे। और नई बिल्डिंग है उसमें क्या भारत का जो संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा, इसके कैंडिडेट आएंगे। इस प्रकार जो भारत की नई संसद का जो निर्माण है वो करना जरूरी था, इसलिए कई कारण हो गए हैं, इसलिए नई संसद है। वैसे तो नहीं पूछते लेकिन पीसीएस में इनके एग्जाम में रिटर्न पूछ दिया जाता है कि क्या संसद भवन का निर्माण जरूरी था? हाँ बिल्कुल जरूरी था कि विभिन्न घटनाएं हैं
हैं 27-28 करोड़ रुपए एक मंत्रिमंडल के लिए किराया दिया जा रहा है। तो लगभग 10 से 12 मंत्रिमंडल है जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो उनके अंदाजा लगे कितना पैसा पर ईयर के हिसाब से भारत सरकार का खर्च हो रहा है। इस पैसे से बचने के लिए है यह जो मंत्रिमंडल है, यह जो नई संसद है, इसका निर्माण किया गया है, जिससे पुरानी जो संसद है उसमें क्या है इन मंत्रिमंडलों का क्या है स्थानांतरण किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने जब 2019 में ये विधेयक लाया गया था तो उन्होंने क्या पुनर्वास योजना के तहत नाम लिखा था केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट पुनर्वास योजना है, यानी पुरानी बिल्डिंगों को नई बिल्डिंग में अपडेट किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। इस आधार पर लाए थे। थोड़ी समय क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि विपक्ष कह रहे थे, विपक्षों के द्वारा कहने के कारण क्या कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रोक कर रखा गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या अनुमति दे दी कि आप क्या बिल्डिंग बना सकते हैं और आप अपने अनुसार इसे क्या है चला सकते हैं। तो इस प्रकार भारत की नई संसद भवन है उसका निर्माण किया गया है। इसके बाद हम लोकसभा है राज्यसभा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सॉरी आवाज थोड़ी क्लियर ना है तो माफी दीजिएगा। कल इसमें संशोधन करेंगे, कुछ विपदा है जिसके कारण के आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, बाकी जो रिमेनिंग इसका पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्लीज आगे की ओर क्या है बढ़ते हुए क्या है पढ़ाई करते हुए रहिए। किसी भी प्रकार का दबाव न सहते हुए, किसी भी प्राचीन यादें हैं, कोई भी घटना घटित होगी उसको न सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने लक्ष्य की अग्रसर होते हुए क्या खुश रहते हुए, मस्त होते हुए क्या मित्र मंडली में इसी प्रकार इजाफा करते हुए क्या आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी हर स्थिति में सहायता करें। थैंक यू दोस्तों।